आज के इसमें को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 2 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आप लोगों के माध्यम से मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में इस तरह से दिया गया और इसका मान आपसे पूछे गए, यानी इन दोनों अंकों के ऊपर बार है और इसमें भी दोनों अंकों के ऊपर बार है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बार वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एक मेरी एक स्पेशल वीडियो बनी बार वाले टॉपिक पर। ठीक है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप नंबर सिस्टम टॉपिक में आप बार वाली टॉपिक आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं हम लोग करते क्या, जैसे इस संख्या के ऊपर बार नहीं है और इन दोनों के ऊपर बार है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखा जाए। सबसे पहले आप पूरी संख्या लिख लीजिए, 784 आप लिख लीजिए। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है इसको क्या करें, घटा दीजिए। इसको क्या करना है, आपको माइनस कर लेना है, बटा क्या करना है आपको, जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे क्या करना है, आपको 9 लिखना होगा, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा उतना ही 0 आपको नीचे लिखना होगा। तो सेम इसी की तरह इसको भी आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले पूरी संख्या लिख लेंगे तो 876 हो जाएगा। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और पूरे का बड़ा कितना हो जाएगा 9 और ये 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए करने के इसको यहां से घटा दीजिए। जब इसको यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 777 मिलेगा, 770 मिलेगा, और इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, और इसको घटाएंगे तो 868 आपको मिलेगा। क्लियर है, 868 आपको मिलेगा। अगर ध्यान से देखिए तो दोनों के हर क्या समान है। अगर दोनों के हर समान है और इनके बीच में प्लस का साइन है तो अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, इन दोनों को करते क्या, जोड़ लेते हैं। जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 1645 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1645 आपको मिलेगा, और नीचे तो आपका यही रहेगा, हर समान है तो ये यही रहेगा 990। अब देखिए इसके क्या करना, आपको काट कर छोटा करना। इससे आप काट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो मेरे पास है नहीं कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिया गया था। ठीक है, तो इसको आप काट के छोटा कर लीजिएगा और इसको आप कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर ऑप्शन मेरे पास रहता तो मैं इसको सॉल्व करा देता। ठीक है, लेकिन इसको आप काट के इसे छोटा कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2240 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि 2244 में कुल कितनी सम संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो पता करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको करिए कि फैक्टर के इसका फैक्टर कर लीजिए। इस तरह से गुणनखंड आप कर लीजिए, इस तरह से आप कर लीजिए। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 224 गुणे 10 कर सकते हैं, 224 गुणे 10 कर सकते, कोई फर्क नहीं है। और 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 आप लिख सकते हैं। क्लियर है इतना। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर देखिए मैं इसे 7 से डिवाइड करूँ, 7 कम 7 तरीके के 7 से हो गया, तो 7 तरीके 21 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 7 तरीके 21, 7 दूना 14, और 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना कर दिए, 5। क्लियर है। अब देखिए ये देखिए 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 5, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। यानी जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 7। इस रूप में ये ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब हमसे पूछा कि गुणनखंडों की संख्या, सबसे पहले आपको इस रूप में ब्रेक करना है। अब पूछा है कुल गुणनखंडों की, यानी सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। तो इसके लिए आपको करना है क्या, ये टॉपिक भी मैंने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से इस टॉपिक को आप पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। कैसे गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, या सम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं, सब कुछ मैंने आपको वहां पे बता रखा है। देखिए सम गुणनखंडों की अगर ये संख्या पूछा है तो ये जो सम आपको दिख रहा है, देखिए ये जो 2 दिख रहा है ये सम है, और ये बाकी भी सम है। ये जो सम दिख रहा है इसकी पावर को करना है कि आपको कांस्टेंट मान लेंगे, यानी कितना जो भी है 6 आप लिख लेंगे। इसकी पावर को कांस्टेंट मान के आप यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन जो विषम वाले हैं इनकी पावर से करना है कि आपको एक एक पावर अधिक लेकर के इनमें क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है। जो विषम वाली पावर है इनसे क्या करिए, आप एक एक पावर अधिक लेकर इन सभी का आपस में मल्टीपल करिए। 6 दूना 12 हो गया, 12 दूना कितना हो गया, 24।
कितना हो जाएगा 24। यानी 22 40 में कुल कितनी सम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? 24 सम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि किसी संख्या से 158 285 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 5 बचते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी करना कि आपको एचसीएफ आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले करना है कि आपको या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भाग दे के चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें भाग दूं, ठीक है, किस ऑप्शन से अगर मैं इसमें भाग दूं तो 4 रिमाइंडर बचना चाहिए और इसमें भाग दूं तो 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। ऐसे आप ऑप्शन से भी भाग देकर पता कर सकते हैं। या दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसका? कितना है? 158 है और ये कितना है? 285। जो रिमाइंडर है कितना कितना बच रहा है? रिमाइंडर कितना कितना बच रहा है? 4 और ये कितना 5 है। यही तो रिमाइंडर बच रहा ना। तो इसके लिए आपको करना है कि इसको यहां से घटा लीजिए और इसको यहां से घटाइए। जब इसको यहां से, ये आपका रिमाइंडर वाला, ठीक है, ये आपका रिमाइंडर है। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 154 मिलेगा और इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद करिए कि आप इन दोनों का देखिए एचसीएफ, इन दोनों का क्या करना है आपको? एचसीएफ आपको निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी? देखिए 18 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, 18 से ये पूरा नहीं कटेगा। अगर 18 से इसको काटेंगे तो पूरा ये नहीं कटेगा। तो करना क्या? देखिए 14 से देखा जाए तो 14 से लग रहा है ये भी कट जाएगा, 14 से ये भी कटी, 14 दूना 28 हो गया और 14 कम 14 14, यानी इन दोनों के एचसीएफ कितना आएगा? 14 आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी? 14 है। ये इसका आंसर आ गया। यह जो मैं आपको पहला तरीका बताया आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आप 14 से इसमें भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 4 आपका बचेगा। भाग दे के चेक करिए, 14 कम 14 हो गया, एक इधर गया, कितना 18 हो गया, 14 कम 14 4 आपका रिमाइंडर बचेगा। अगर 14 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। इस तरह से ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं। ये इसका सेकंड तरीका है। चलिए अगला, इसका देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा? बी ऑप्शन का मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 4800 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2160 रुपए साधारण ब्याज कितने वर्षों में प्राप्त होगा? इसमें आपसे ये पूछे। ये देखिए क्या दिया आपको? साधारण ब्याज दिया गया, मूलधन दिया गया, यहाँ से रेट दी गई, टाइम आपसे पूछा गया। तो फार्मूला आपको पता है कि एसआई बराबर क्या होता है? एसआई यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा कितना होता है? 100 होता है। या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एसआई बराबर कितना होता है? PRT अपॉन 100। यही तो आपका फार्मूला होता है। अब इसमें रख के हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। एसआई का मान कितना दिया गया? 2160 दिया गया और मूलधन कितना? ये 4800 है और आर का मान कितना? 15 है और टी आपसे पूछा गया। पूरे का बटा कितना हो जाएगा? 100। ये देखिए 00 से 00 इसका कट गया। अगर मैं देखिए 12 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये 12 चौको 48 हो गया और इसको डिवाइड कर दूंगा 12 एकम 12 हो गया और 9 इधर के 12 8 कितना हो जाएगा? 96। क्लियर है? देखिए 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है तो काट दीजिए। 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौको 16 हो गया, 4 चौको 16, 2 इधर गया, 4 25 20 और 15 से इसको काटेंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा। तो टाइम बराबर कितना मिल गया आपको? 3 ईयर, 3 वर्ष। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? किसी वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, किसी अन्य वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, कुल लाभ या हानि ज्ञात। यानी कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? इसमें आपसे ये पूछेंगे। देखिए कोई वस्तु रही होगी, उसका मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा। जब वो इतने रुपए में बेच रहा है तो 4% की हानि हो रही है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पता करने के लिए करना है कि आपको, अब देखिए ये कोई वस्तु का दाम अपने आप में 100% रहा होगा। अगर ये 4% की हानि पर बेच दे रहा तो इसमें से दाम कितने के ले रहा है? 96% का दाम ले रहा और रुपए में कितना ले रहा है? इतना। तो करना क्या? मूल्य यानी क्रय मूल्य पता करने के लिए इसमें 96 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लेंगे तो आपको क्रय मूल्य पता चल जाएगा, सीपी आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? यानी उस जब इसमें 96 से भाग देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो 1000 रुपए आपको मिलेगा। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया? 1000 रुपए। और ये इसे कितने रुपए में सेलिंग करा है? इसे कितने रुपए में सेलिंग करा है? ये 960 रुपए में बेच रहा है। अब दूसरी वस्तु है, किसी अन्य वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। यानी इसमें क्या शामिल है? 20% का लाभ शामिल है और वस्तु का क्या? क्रय मूल्य यानी 100% शामिल है।
तो कह सकते हैं 100 प्लस 20, ये टोटल कितना 140% है। इसमें 140 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चलेगा। जब इसमें करेंगे क्या, जब इसमें 120 से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चले कितना आ जाएगा, 700 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चलिए, और ये बेच रहा कितने में, 840 रुपए में बेचा। तो इस तरह से देखा जाए तो कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। देखिए दोनों वस्तु को इसने कितने में खरीदा, 1700 रुपए में खरीदा, और कितने रुपए में बेच रहा है, ये और ये 100 हो गया, 100 हो गया तो इन्होंने कितना हो जाएगा, 18, कितना हो जाएगा, 900 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर और बेच दे रहा है कितने, 1800 रुपए में। तो इससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए की प्रॉफिट हो रही है, 100 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। 100 रुपए की क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये आसान क्वेश्चन आपका पूछा गया बिल्कुल। देखिए इसमें कहा कि ए किसी कार्य को इतने दिन में और बी इसी कार्य को इतने दिन में। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं वो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करें। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम आप निकालिए। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम निकालने की भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ा दी है कि वैल्यू को देखकर आप एलसीएम बता सकते हैं कि एलसीएम कितना आ जाएगा। ऐसी ट्रिक मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में पढ़ा रखा है। देखिए करना क्या, इन दोनों का एलसीएम इतना क्या, अब इस वाले से भाग देंगे तो 15 चौको 60, और इससे भाग देंगे तो 20 3 60। यानी जो ए है एक दिन में 4 काम कर रहा है और जो बी है एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो कहा क्या, दोनों मिलकर, अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे, और करना कितना, 60। ये तो आपको टोटल कार्य है ना, ये आपका टोटल वर्क है। एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम करें तो इतना कार्य कितने दिन में करेंगे, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7/56, और बचा कितना, 4 में 7 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 सही 4/7 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए दो संख्याएं जिनके बीच का रेशियो दिया गया 3:4 है, और दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम कितना दिया गया, 180 दिया गया। अगर ये दोनों संख्याओं का एलसीएम है तो रेशियो में जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों में रेशियो में क्या करिए, आप एलसीएम निकालिए। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। इस एलसीएम से इस एलसीएम को डिवाइड कर दीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे 12 का 12 6 इधर गया, 12×5 60, 15 बार में डिवाइड होगा। तो पूछा क्या, दूसरी संख्या पूछा है ना, तो करना क्या, इसका लाके इसमें गुणा कर दीजिए, तो सेकंड वाली संख्या आपको पता चल कितना हो जाएगी, 60। सेकंड संख्या कितनी है, 60। यानी ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक किसान 5 दिनों में 3 एकड़ जमीन जोतता है, तो जोतता है वह 12 एकड़ जमीन कितने दिनों में जोत सकता है, इसमें आपसे ये पूछे। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, MDHE/WR के फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। देखिए करना क्या, यहाँ से देखिए D का मान दिया गया है, और ये जो जमीन जोत रहा है इसका क्या एक तरह से कार्य है, यानी W का मान दिया गया है। तो सबसे पहले W हमारा दिन हमारा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, यानी डे, यानी 5 हो जाएगा। और ये इसका क्या जोतना, इसका क्या कार्य कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। अब चलते इक्वल टू, तो वह 12 एकड़ जमीन, यानी ये क्या दिया है, 12 एकड़ इन सेकंड प्रकार में दिया गया, ठीक है। 12 एकड़ जमीन कितने दिन में जोतेगा, हम लोग मान ले x दिन में जोतेगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे बस डायरेक्ट रख दिया। अगर जिनको ये चीजें नहीं समझ में आई है तो आप मेरी कंपाउंड प्रोपोर्शन की वीडियो एक बार जरूर से देख लीजिए, वहां मैंने आपको पूरा डिटेल से बनाया, फिगर द्वारा बना के आपको बताया। अब इसका कैलकुलेशन करिए, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 4 बार में कटेगा, 4 से इधर गुणा कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 20। कितने दिन में समाप्त करेगा, ये 20 दिन में समाप्त करेगा, यानी 20 दिन में जोत देगा। तो डी ऑप्शन का मैच करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
ये देखिए क्वेश्चन बेहद ही आसान है। इसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इसे प्रोसेस से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ कि ट्रिक से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी आपको ऐसे फॉर्मेट दिखे, साइन कॉस या कॉस साइन दिखे, तो सबसे पहले जो इनके एंगल दिए गए हैं आपको ये चेक करना है क्या इनके एंगल का योग 90 मिल रहा है, क्या इनके एंगल का योग 90 मिल रहा है क्या। मैं देख रहा हूँ 90 मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनके एंगल आपको 90 मिल जाएगा। क्लियर है। अगर इनके एंगल 90 हो रहे हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। आपको इसको चेक करना है क्या इनके भी एंगल 90 हो रहे हैं क्या। अगर आप चेक करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 90 डिग्री। तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रोसेस से करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैंने आपको ट्रिक्स बता दिया कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंगल देखना, अगर दोनों का योग 90 मिल रहा है तो इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे भी आपको चेक करना है कि एंगल क्या 90 मिल रहा है क्या। अगर 90 मिल रहा है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख के जोड़ दिया दोनों को, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, कोई बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 रन की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूँ इसमें है क्या। देखिए इससे पहले 15वीं पारी में इतना रन बना रहा है, तो इससे पहले ये 14 पारी खेला होगा कि नहीं खेला होगा, 14 पारी तक खेला होगा। तो 14 पारी तक हम लोग मान लें इसका औसत रन रेट कुछ रहा होगा। इसका औसत रन रेट कितना मान ले हम लोग, x मान ले। 14 पारी तक, 14वीं पारी तक इसका औसत रन रेट कितना रहा होगा, x रहा होगा। तो 14 पारियों का रनों का योग पता करने के लिए इसमें गुणा कर लेंगे तो 14x मिल जाएगा। क्लियर है। 14 पारी तक इसने इतना रन बनाया और 15वीं पारी में कितना रन बना रहा है, इतना रन बना रहा है। तो इसमें क्या करिए, अब जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो 14 पारी का इतना है और 15वीं पारी में इतना रन बना रहा है। तो इस प्रकार औसत में कितने की वृद्धि होगी, 3 की वृद्धि होगी। अब ये 15 पारियों का ये रन है, 15 पारियों का रन है, तो इसमें 15 से डिवाइड जब करेंगे तो इस प्रकार पहले से क्या हो गया, पहले जो रन रेट था उसमें 3 की वृद्धि हो गई। पहले x था तो अब 3 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अगर मैं इसका गुणा इधर कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये इसका गुणा कर लूं तो यहाँ से 14x प्लस 58 और ये 15x और ये 15 कितना हो जाएगा, 45। इतना क्लियर है। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये जाके घट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, x बचेगा। और ये इधर आके घट जाएगा। जब ये इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा, ये 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13 बचेगा। यानी 14 पारी तक उसका औसत रेट 13 था, लेकिन 15वीं पारी में जब 3 रन की क्या हो गई, औसत रन में 3 की वृद्धि हो गई। तो हमसे पूछा कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन रेट क्या होगा। 15वीं पारी में जब इसने इतना रन बना दिया तो औसत रनों में 3 की वृद्धि हो गई। तो इसमें 3 आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जब 3 जोड़ लेंगे तो 15वीं पारी के बाद औसत रन रेट कितना हो गया, 16 हो गया। औसत रन रेट कितना हो गया, 16 हो गया। 15वीं पारी के बाद औसत रन रेट कितना हो गया, 16 हो गया। इसका देखिए सी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 12 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए इसमें करके 36 संतरे ये बेच रहा है, तो कितने संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि हानि बराबर होता क्या है। ठीक है, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्रय होता है, क्रय माइनस विक्रय होता है, यही ना। अब देखिए हानि आपको दी गई, हानि दी गई है। हानि कितनी है, 4 संतरों के बराबर हानि हो रही है। तो हानि के अगर 4 रख लीजिए और यहाँ से हम लोग करके इस फार्मूले से हम लोग इसका मान निकाल रहे, क्रय वाला निकाल रहे। ठीक है, विक्रय मुझे पता है कितने संतरे ये बेच रहा है, 36 संतरे बेच रहा है, तो 36 हो गया। ये आके इधर आके जुड़ जाएगा, तो क्रय ये कितना करे, कितने संतरे इसने क्रय किया होगा, कितने संतरे क्रय किया होगा, 40 संतरे इसने क्रय किया होगा। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या क्या पता चल गया, कितने संतरे क्रय किया मुझे ये पता चल गया, और कितने संतरे ये क्या करा, ये बेच रहा, और कितनी हानि हो रही, 4 हानि हो रही है। तो मुझे पता है कि प्रतिशत हानि बराबर
प्रतिशत हानि बराबर, हमसे पूछा क्या हानि प्रतिशत में, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य। कितने संतरे की बराबर हानि हो रही है, यानी 4 की हानि हो रही है। कितने संतरे की हानि हो रही है, 4 की हानि हो रही है। और क्रय इसने कितना किया था, 40 है ना, 40 क्रय किया था। तो 40 से डिवाइड कर दीजिए और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए। ये इससे कट गया और ये इससे कट जाएगा, तो कितना बचा, 10%। उससे कितने परसेंट की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। सी ऑप्शन का मैच करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, कॉस थीटा प्लस ये आपका सेक थीटा रहेगा, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया, 5/2 है। तो इसका मान आपसे पूछा गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा गया। देखिए मुझे ये पता है ये किसका उल्टा होता है, ये किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। अगर मैं इसे कॉस के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते, 1/cos लिख सकते, नहीं लिख सकते। जो सेक है इसको आप लिख सकते, 1/cos थीटा लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं तो एक पल के लिए मैं ऐसा मान लो, जो cos थीटा बराबर मैं क्या मान लू, x मान लू। cos थीटा बराबर मैं क्या मान लू, x मान लू। तो इसके स्थान पे x आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अगर लिखना चाहे, अगर x मान लिया मैंने, तो x प्लस 1/ कितना हो जाएगा, इसका मान मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। क्लियर है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5/2। इसका मान देखिए मैंने क्या माना, x माना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसको भी तो आप लिखेंगे उल्टा हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये क्या दे देगा, 1/x स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको अलजेब्रा वाले फॉर्मेट में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको ये जो क्वेश्चन है अलजेब्रा वाले फॉर्मेट में आपको दिखने लगा। तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसे भी चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे क्या कर लिया, अलजेब्रा वाले में कन्वर्ट कर लिया। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर इसका मान इतना है तो इसका मान आपसे पूछा गया कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग करें क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे ये चीज दे करके और स्क्वायर के फॉर्मेट का पूछा है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग करते कि n स्क्वायर माइनस क्या करते हैं, 2 करते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 बटे कितना हो जाएगा, 4 और -2 आपको करना है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो जब इसमें करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया। अगर आप 8 इसमें से घटाएंगे, 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। 17 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और नीचे क्या आपका 4 ही रहेगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन के इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का मध्य 15 तथा उनका लसागु कितना 225 है। यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या आपसे पूछा गया। ये भी क्वेश्चन देखिए आसान है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये तो फॉर्मूला होता है, आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें रख के सॉल्व करना है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का मान दिया गया, इसमें रखेंगे। अब एक संख्या दे दी गई तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई, इसमें रख के क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाने में 15 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु क्या करा, वो 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाने पर वह केवल 3 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से दफ्तर की दूरी कितनी होगी। देखिए दोनों में देखिए देरी दिया गया है, ठीक है, दोनों में क्या दिया गया, देरी शब्द दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आपसे डिस्टेंस पूछा गया कि उससे घर से दफ्तर की दूरी कितनी है। तो हम लोग करते क्या, ऐसे में चालों का गुणनफल करते हैं। जो चालें दी गई है इनका हम लोग करते क्या, गुणनफल करते हैं। चालों का गुणनफल कर लेंगे तो 8 इंटू कितना हो जाएगा, ये 10 बटा क्या करते हैं, चालों का अंतर करते थे। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर करते और इंटू करते क्या, समय। अगर दोनों क्या देरी है, अगर देरी दोनों शब्द है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अगर जैसे ये देरी रहे और ये पहले रहे, ठीक है, ये देरी रहे और पहले रहे, तब दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं। लेकिन दोनों देरी है तो हम लोग करेंगे इसको घटा लेंगे। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 12 मिलेगा। ये 12 मिनट है, लेकिन इसे क्या करना, आपको घंटे में लिखना होगा। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करिए, 60 से डिवाइड करिए। ये देखिए 0 से 0 कट गया,
अगर मैं ये देखिए 6 दूना 12 और 12 से 12 कट गया, तो उसके घर से दफ्तर की दूरी कितना है? 8 किलोमीटर है। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लेगा? इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए हम लोग करते क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लिख लीजिए इन दोनों का ये इतने और ये इतने दिन में समाप्त करे, ए और बी इतने, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब इससे ए वाले से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 2 बार जाएगी। अगर बी वाले से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? भाग कितनी बार जाएगी? ये 1 बार जाएगी। ए वाले से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, और बी वाले से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी? 1 बार जाएगी। यानी ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना? 1 काम कर रहा है। ठीक है, एक स्टेप मैंने इसमें गायब कर दिया है। ठीक है, ऐसे मैं आपको डायरेक्ट करने की कोशिश करवा रहा हूँ। अब देखिए ये कहा गया दोनों मिलकर क्या करते हैं? 5 दिन काम करते हैं। 5 दिन के बाद ही तो एक कार्य छोड़ा है। अगर दोनों के कार्य मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। और कितने दिन तक साथ साथ कर रहे हैं ये लोग? 5 दिन तक। तो 5 दिन में ये लोग कितना काम किए? 5 दिन 15। तो टोटल काम में से करिए क्या 15 घटा लेंगे तो कितना बचा काम? शेष आपका ये काम बचा है, शेष वर्क आपका बचा। अब इसके बाद हुआ कि ए ने कार्य छोड़ दिया। अगर ए ने कार्य छोड़ दिया तो कार्य में लगा कौन है? बी। बी लगा है और ये शेष कार्य बी से करवाना है। ठीक है, ये जो शेष कार्य बी से करवाना है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। अगर ये एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 5 काम करने में कितना दिन लेगा? 5 दिन का समय लेगा। तो आप लिख लीजिए बी द्वारा, अगर शेष कार्य बी द्वारा कराया जाए तो कितने दिन का टाइम लेगा? ये 5 दिन का समय लेगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। बस अब रहने दे रहे हैं। मुझे आप लोगों के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस मिले थे, मैंने उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।